क्या आप भूत, आत्मा इन सब में यकीन रखते हैं? नहीं ना, मैं भी नहीं रखता था। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद से मैं तो भूत और आत्मा में यकीन करने लगा हूँ। कभी कभी ना किसी सफ़र में कुछ ना घट कर भी बहुत कुछ घट जाता है। आज मैं आपको उस सफ़र की कहानी सुनाऊंगा। उस घटना को याद करते ही मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। मन कड़ा करके उस घटना पर लिखी कहानी सुनाता हूँ, आप भी दिल थाम के सुनिएगा। कुछ समय पहले एक बार ऑफिशियल टूर पर शहर से बाहर जाना हुआ। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार किराए की गई एक कैब में बैठ अल सुबह ही गंतव्य की ओर निकल पड़ा। कैब का ड्राइवर शंभू अधेड़ उम्र का, दुबली कदकाठी और शांत स्वभाव का था। बाल एकदम बारीक थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय पहले ही मुंडन करवाया हो। मैंने कैब में बैठते ही ड्राइवर शंभू से पूछा, रात को आराम से सोए थे ना? नींद तो पूरी हो गई ना? शंभू बोला, साहब मैं सो लिया अच्छे से, आप निश्चिंत होकर आराम करो पीछे। कुछ 5 घंटे का सफ़र था। मैं पीछे बैठ सोता रहा। साइट पहुंचकर काम निपटाकर शाम को वापस निकल पड़े। अंधेरा होना चालू हो गया था तो इस बार लौटते वक्त मैं शंभू के बगल वाली सीट पर बैठ गया। दरअसल ऐसा है कि मैं जब भी कभी कैब लेकर अकेला लंबे दौरे पर जाता हूँ और रात को सफ़र करना पड़े तो मुझे अक्सर ये डर लगा रहता है कि कहीं कैब ड्राइवर स्टीयरिंग पर सो न जाए। इसी डर के कारण मैं अधिकतर ड्राइवर की बगल वाली खलासी सीट पर बैठकर ही सफ़र करता हूँ और बार बार ड्राइवर की पुतलियों पर नज़र रखना कि कहीं उसे झपकी तो नहीं आ रही, मुझे बहुत ही बोरिंग सा काम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अक्सर ड्राइवर से बातें करने लग जाता हूँ। कुछ किस्से मैं उन्हें सुनाता हूँ और कुछ उनके किस्से सुनता हूँ। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि सफ़र आसानी से कट जाता है। दूसरा ये कि ड्राइवर की पुतलियों को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि सुनाने के लिए कहानियाँ मिल जाती है। जैसे ही मैं आगे की सीट पर बैठा तो शंभू ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे कि असहमति जता रहा हो। शक पकाते हुए मैंने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आगे बैठूं तो? शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ आपकी मर्जी साहब, कहीं भी बैठिए। मैं आगे बैठ एफएम के चैनल्स बदल बदल कर कुछ मेलोडियस गाने की तलाश में था। तभी एक चैनल पर यह गीत सुनाई दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। मैंने ये गीत बजने दिया। हम शहर से बाहर निकल आए थे। अंधेरा भी हो चुका था। सड़कें ट्रकों गाड़ियों के हेडलाइट से चमचमा रही थी। जैसे ही ये गीत खत्म हुआ, एफएम भी खरखर की आवाज़ के साथ चुप हो गया। शायद एफएम के सिग्नल्स भी पीछे छूटने लगे थे। तभी शंभू बोला, पता है साहब, हसरत जयपुरी का आज से लगभग 40 साल पहले लिखा यह गीत जय किशन का शंकर संग संगीतबद्ध आखिरी गीत था। इस गीत के बाद ही जय किशन शंकर जय किशन की मशहूर गीतकार जोड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। मैंने मजाकिया लहजे में कहा कि उनकी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र भी आखिरकार अपनी मंजिल पाकर ख़त्म हो गया। एक न एक दिन तो सबको उस मंजिल पर जाकर ही रुकना है। तो शंभू ने दबी आवाज़ में कहा, ये ज़रूरी नहीं है साहब, और मुझे इशारा किया कि सीट बेल्ट पहन लूँ। मैंने सीट बेल्ट पहनते हुए पूछा कि कैसे ज़रूरी नहीं है? मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शंभू मेरी बात काटते हुए बोला, है ना साहब, स्वर्ग है, नरक है, यह सब कहने की बातें हैं, लोगों को डरा के रखने का पैंतरा है ताकि लोग गलत रास्ते पर ना जाएं। मैंने अपना तर्क रखा, नहीं साहब, ये दोनों हैं इसीलिए तो लोग डरते हैं। उसने पूरे विश्वास से कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम मानो, मुझे जो ठीक लगे वो मैं मानूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एक कॉल आ गया और मैं उसमें व्यस्त हो गया। लगभग 10 मिनट बाद जब कॉल ख़त्म हुई और मोबाइल वापस जेब में डाला तो शंभू छूटते ही बोला, साहब
स्वर्ग नरक के अलावा एक जगह और भी होती है। क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें न तो स्वर्ग नसीब होता है और न ही नरक। ये लोग भटकते रहते हैं। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है साहब। अच्छा, ये तुम कुछ नया फंडा लेकर आए हो। और किसने बताई तुम्हें ये राज की बात? साहब, मेरी बीवी ने वहाँ से आकर बताया मेरे को। शंभू ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। फिर अचानक से चौंकते हुए मैंने पूछा, क्या मतलब? साहब, 15 दिन पहले मेरी बीवी गुजर गई। सरिता नाम है उसका। वो आगे बोला, मेरी सेठ जिनकी एक गाड़ी है, उनके पास आउट स्टेशन ट्रिप्स बहुत आती हैं। महीने में 20 दिन तो मैं कैब लेकर शहर से बाहर ही रहता था। बाकी के दिन जब शहर में होता था तब हर रोज़ शराब के नशे में ही घर लौटता था। लेकिन उसने कभी भी मेरे से इस बात पर झगड़ा नहीं किया। खुद थाली में खाना परोस कर लाती थी। मुझसे बहुत प्यार करती थी वो साहब। मैं लायक नहीं था फिर भी। पर साहब, बीमार थी वो, बहुत बीमार। क्या हुआ था उन्हें? मैंने उत्सुकता से पूछा। साहब, उसे ना कभी कभी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, बाहर से भी और अंदर से भी। पता नहीं किससे बात करती रहती थी। दवाई भी चल रही थी पिछले कई सालों से। नींद की गोलियां भी उसे कुल 3-4 घंटे ही सुला पाती थी। 3 बार तो अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा था साहब। बिजली के झटके भी दिए उन्होंने वहाँ। डॉक्टर लोग भी बस गोलियों की डोज बढ़ा करके वापस भेज देते थे। बोलते थे कि अगर कभी आपे से बाहर हो तभी हॉस्पिटल लाना। हॉस्पिटल से वापस आकर कुछ दिन तो वो गुमसुम चुप चुप सी रहती थी। फिर वापस खुद से बात करना चालू। साहब, हर जगह दिखाया हमने, मंदिर मस्जिद सब जगह। झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। किसी ने शहर से बाहर एक पीर की मज़ार पर चादर चढ़ा के आने का बताया। जिस दिन मैं उसे मज़ार लेकर जाने वाला था, उस दिन सुबह 10 बजे मैं बिल्डिंग के नीचे गाड़ी साफ़ कर रहा था। बच्चे कॉलेज गए हुए थे। फिर क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। साहब, तभी मेरी पड़ोसन दौड़ती हुई नीचे आई और हाँफते हुए बोली कि ऊपर चलो, सरिता ने कुछ पी लिया है। मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि वो तड़प रही थी। बगल में तेजाब की खाली बोतल पड़ी थी। कुछ कहना चाह रही थी साहब, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसे हाथों हाथ हम हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इमरजेंसी में भर्ती कर लिया और हमें बताया कि इस दुर्घटना की खबर पुलिस को देनी होगी। आधे घंटे में पुलिस भी आ गई। हमारे बयान लिए और चले गए। 3 घंटे बाद मेरी बीवी ने दम तोड़ दिया। पुलिस को खबर पड़ी तो वो फिर आई। पुलिस ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया और इस बार हमसे कड़ाई से पूछताछ की। तो मैंने उन्हें बीवी की बीमारी के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि उसने तेजाब गलती से पी लिया होगा। लेकिन वो खुदकुशी का केस बनाकर चले गए। खुदकुशी? खुदकुशी भला वो क्यों करेगी साहब? जैसी भी थी खुश थी। साहब, मेरी पड़ोसन ने बाद में मुझे बताया कि तेजाब पीने के बाद सरिता बालकनी में खड़ी मुझे बुलाना चाह रही थी, लेकिन तेजाब से उसका गला अंदर से जल गया था साहब। वो मुझे आखिरी बार आवाज़ भी नहीं लगा पाई। साहब, उसके जाने के बाद 3 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैंने शराब भी हमेशा के लिए छोड़ दी साहब। घर में हर चीज़ में वो नज़र आ रही थी। कुछ दिन पहले मैंने फिर से कैब चलाना चालू कर दिया। बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पापी पेट का भी तो देखना है साहब। अभी पिछले हफ्ते की बात है। एक कस्टमर को बम्बई ड्रॉप करके वापस आ रहा था। रात का समय था। तभी मुझे मेरी धड़कन सुनाई देने लगी। सांसें भारी होने लगी। मैं सीट पर धंसने लगा। ऐसा लगा कि कोई गाड़ी में है। बगल में देखा तो मेरी बीवी बैठी थी, वहीं जहाँ अभी आप बैठे हो साहब। वहाँ मेरी सरिता बैठी थी, मायूस सी, शादी का लाल जोड़ा पहने। वही ड्रेस जिसमें आखिरी बार सरिता को सुहागन विदा किया था। बहुत ही सुंदर दिख रही थी वो साहब। मैंने पूछा, कैसी हो सरिता? वो कुछ नहीं बोली। गाड़ी के शीशे से बस बाहर देखती रही। मैंने फिर पूछा, कैसी हो सरिता? आराम से तो हो ना? सरिता ने कांपते होठों से कहा, मेरा मन नहीं लगता वहाँ। मुझे न स्वर्ग में घुसने दिया और न ही नरक में।
खुद की जान लेने वाले की आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलती, बाहर भटकती रहती हूँ बस। तो क्यों गई तुम? किसने कहा था तुम्हें जाने को? मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का तो सोच लिया होता। मेरा यहाँ का खाक मन लगता है, मैंने झल्लाते हुए कहा। जानती हूँ मैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने संग ले जाने आई हूँ। चलो अब, सरिता ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। ये क्या कह रही हो सरिता? मैंने चौंक कर पूछा। वही जो तुमने सुना। तुम साथ चलो मेरे। ऐसा करो, स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी पलटा दो। अरे ऐसे कैसे पलटा दो? दोनों बच्चों की कुछ परवाह है या नहीं? सोचो कैसा लगेगा उन्हें कि कुछ दिन पहले माँ छोड़कर चली गई और अब बाप भी। कितने अकेले पड़ जाएंगे दोनों। तुम्हारी इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो काफ़ी होंगे उनके लिए। वैसे भी दोनों बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, संभाल लेंगे वो खुद को। तुम बस स्टीयरिंग घुमाओ। सरिता बोली। मैं नहीं घुमाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करके कतई ही नहीं। तुम क्या चाहती हो कि सेठ की गाड़ी पलटा कर बर्बाद कर दूँ? भूलो मत कि उन्होंने ही सारा खर्चा उठाया था, हॉस्पिटल का, अंतिम संस्कार का। मैं ऐसे एहसान चुकाऊँ उनका? बोलो। ये मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो फफक फफक कर रोने लगी। साहब, कुछ लोगों के नसीब में जीते जी भी आंसू लिखे होते हैं और मरने के बाद भी। उसको रोता देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, ठीक है, अगर तू मुझे साथ ले जाना चाहती है तो ले चल। ये स्टीयरिंग तू ही घुमा, लेकिन ये मैं नहीं घुमा पाऊंगा। मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकती थी साहब? मुझे अकेला छोड़ गुस्से में चली गई। साहब, उस रात के कुछ दिन बाद मैं अपने ससुराल गया हुआ था और मैं अपने साले अमित के घर रुका। रात को बाहर खाट पर सो रहा था, तभी सरिता की आवाज़ आई। बोली, उठो। आंखें खोली तो देखा कि सरिता खाट के बगल में बैठी थी। बोली कि आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अंदर कमरे में जाकर फंदे पर लटक जाओ या फिर छत से कूद जाओ, बस साथ चलो मेरे। मैंने मना किया और समझाया कि देख, अभी मैं तेरे भाई के घर हूँ। अगर मैंने यहाँ कुछ भी ऐसा किया जो तुम करने के लिए कह रही हो तो सब अमित पर शक करेंगे कि उसने बहन के जाने का बदला लिया। अपने भाई अमित की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? गुस्से में वो फिर चली गई। साहब, अगले दिन मैंने सारी बातें अपने साले को बता दी। वो मुझे एक बाबा के पास लेकर गया। बाबा ने पूरी बात सुनी और मुझे बताया कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए सरिता से माफ़ी मांगकर मटके में एक नारियल डाल मटका किसी चौराहे पर रख दूं। मैंने वैसा ही किया। अब वो नहीं आती क्या? मैंने सूखे गले से पूछा। अब भी वो कभी कभी आती है साहब, लेकिन मुझे संग ले जाने की ज़िद नहीं करती। आती है, मुझसे थोड़ा बतियाती है, अपना दुखड़ा सुनाती है और चली जाती है। पता नहीं भटकने से कब मुक्ति मिलेगी मेरी सरिता को। मैं बस टकटकी लगाए ड्राइवर की सब बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे काटो तो खून नहीं। उसने हर बात इतने विश्वास से बताई थी कि मैं भला क्या ही समझाता उसे। शायद कुछ प्यार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, मरने के बाद भी नहीं। बस फिर लाश ढोते रहो प्यार की। शायद इसीलिए हद से ज़्यादा प्यार करने को पागलपन कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि स्वर्ग नरक के अलावा एक जगह और भी होती है। तभी ऐसा लगा कि गाड़ी में एसी चलने के बावजूद कुछ गर्मी सी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था बाहर की हवा गाड़ी में आ रही है। मेरी और शंभू के साइड की खिड़कियों के शीशे तो ऊपर थे। पलटकर देखा तो पीछे की खिड़की का शीशा नीचे था। मैंने शंभू से पूछा कि सफ़र के शुरू से ही पिछली खिड़कियों के शीशे ऊपर थे, फिर अभी शीशा किसने नीचे किया? शंभू ने गाड़ी धीमे कर साइड में लगाई और पीछे की खिड़की का शीशा चढ़ाते हुए बोला कि साहब कुछ नहीं, आप आराम करो। आप या तो किस्मत के धनी हैं या फिर पिछले जन्म काफ़ी पुण्य किए हैं आपने। और हाँ, अब चाहो तो सीट बेल्ट खोल सकते हो। मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई और मैं एफएम के चैनल्स बदलने में व्यस्त हो गया। तभी एक चैनल पर गाना बज उठा। ओरे माझी
ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार।